हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आप किसी भी तरीके के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, दिस इज़ द बेस्ट चैनल जिसमें आपको हर एक चीज़ क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। आप प्रीलिम्स हो या मेंस हो, हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे अर्थ के ऊपर के फीचर्स जैसे माउंटेन्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, फोल्डिंग फोल्डिंग सब प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होते हैं। सपोज दिस इज आवर हिमालयन माउंटेन, यहाँ पे है, या फिर जापान के पास कहीं पे आपका वोल्केनो आ रहा है, या फिर कहीं पे आप माउंटेन वगैरह है। तो हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे कि यहीं पे क्यों माउंटेन हुआ, यहीं पे भी तो हो सकता था, यहीं पे भी तो हो सकता था, सिर्फ यहीं पे माउंटेन क्यों हुआ, सिर्फ यहीं पे वोल्केनो क्यों होता है। तो इस चीज़ को आसानी से समझने के लिए हम ये चैप्टर को अभी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आया था आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके बाद आया था आपका कन्वेंशनल करंट थ्योरी, उसके बाद आया था आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और उसके बाद आया था आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप मार्क कीजिए कि जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आया था, है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें सिर्फ आपका पॉजिटिव साइड ही होगा। कुछ पॉजिटिव रहेंगे और कुछ ड्रॉबैक्स भी रहेंगे, है ना, कुछ ड्रॉबैक्स भी रहेंगे। और उसी ड्रॉबैक्स को सुधारते हुए नेक्स्ट थ्योरी आपका आया, जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को सुधारते हुए आपका आया कन्वेंशनल करंट आया, उसको सुधारते हुए आपका आया सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उसके बाद आया आपका प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। और उसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ही जो फाइनल थ्योरी है, उसे हमें पता चल जाता है कि माउंटेन कैसे बना, आपका वोल्केनो कैसे बना, ये कहाँ है, वो उधर ही क्यों बना। तो हर एक चीज़ हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पता चल जाता है ना। तो पहला जो हमारा थ्योरी है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। पहले आप समझिए कॉन्टिनेंट क्या है। पहले आप समझिए, ये जो हमारा लैंड वाला हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हमारा कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है ना, ये सब हमारा कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है। तो इसी चीज़ को हम कॉन्टिनेंट आप समझ गए। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है, इधर उधर जाना, एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाता है उसका मूवमेंट होता है, उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मतलब किसी चीज़ किसी प्लेट का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, वही होता है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो आज अफ्रीका यहाँ है, एशिया यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, ये सब एक टाइम पे यहाँ पे नहीं था। एक टाइम पे इन लोग ये सब यहाँ पे नहीं था। तो वो कैसे बने और क्यों बने, हम सब डिटेल में अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सपोज दिस इज अंटार्कटिका, है ना। इसमें हमको पता है कि सनलाइट की कमी है, इसमें हमें ट्री वगैरह मिलते नहीं, उसकी कमी है। तो इस जगह पे ह्यूमन बीइंग का रहना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है ना। फिर भी यहाँ हमें फॉसिल्स कैसे मिलती है, सोचिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज्ड इन 1912 बाय अल्फ्रेड वेगनर, जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट। अल्फ्रेड वेगनर 1912 में अंटार्कटिका गए थे। उन्होंने ये मार्क किया कि अगर अंटार्कटिका में लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर फॉसिल्स कहाँ से आई। तो उस चीज़ से उनको लगा कि आज जो कॉन्टिनेंट हमारा यहाँ पे है, जैसे कि अंटार्कटिका यहाँ पे है, साउथ अमेरिका यहाँ पे है, अफ्रीका यहाँ पे है, तो उनको लगा कि एक टाइम पे ये यहाँ पे थी ही नहीं, उनका मूवमेंट हुआ है, उनका ड्रिफ्ट हुआ है। और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत स्टडी की, बहुत रिसर्च की। इतना रिसर्च करने के बाद उनको एक चीज़ दिखी कि भले ही आज साउथ अमेरिका और अफ्रीका अलग है, मतलब इतने दूर दूर है, पर अगर उनका शेप आप देखोगे तो कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका का एरिया और अफ्रीका का जो एरिया है, अगर आप इसको जॉइंट कर दोगे तो एक पजल की तरह आपस में लग जाएगी। तो उनके थ्योरी के हिसाब से सब लैंड मास एक ही जगह पे थी। उस हिसाब से उन्होंने ये थ्योरी दिया कि ऑल कॉन्टिनेंट्स वंस फॉर्म अ सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया।
जो लैंड ऑल लैंड मास वाला हिस्सा हो गया आपका पेंजिया, देन सराउंडेड बाय मेगा ओशन कॉल्ड पेंथिलासा। तो उसके चारों तरफ जो ऑल ओशन वाला पार्ट हो गया उसको उन्होंने नाम दिया पेंथिलासा। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जब पेंजिया वो प्रॉपर लैंड मास था, बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जब वो टूटी तो जो नॉर्थ वाला हिस्सा था आपका उसको उन्होंने नाम दे दिया लॉरेसिया, और जो साउथ वाला हिस्सा था उनको उन्होंने नाम दे दिया गोंडवाना, है ना। तो सपोज ये टूट गया तो टूटने के बाद इस बीच में तो जगह खाली हो गया ना। अगर बीच में जगह खाली होगा तो इसमें पानी भर जाएगी। तो ये जो पानी भर गया उसको उन्होंने नाम दे दिया टेथिस सी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा जो इंडिया, हमारा प्यारा भारत था, द पार्ट ऑफ साउथ गोंडवाना लैंड। तो इससे हमें पता चली कि 225 मिलियन ईयर्स को हमारा अर्थ कुछ ऐसा दिखता था, उसके बाद ऐसा दिखा, उसके बाद ऐसा, देन दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन जो हमारा अर्थ ऐसा दिखता है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहले जो आपका एविडेंस दिया वो था आपका जिग्सॉ फिस्ट, जिसमें कोस्ट लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फिट लाइक अ पजल पीसेस वंस जॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि साउथ अमेरिका का ये वाला हिस्सा और अफ्रीका का ये वाला हिस्सा को अगर आप जॉइंट कर दो तो एक पजल की तरह जॉइंट हो जाती है। पर आपको पता है लाइक उस टाइम पे जितने भी लोग थे उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, कोई तो कुछ भी कर सकता है। फिर अल्फ्रेड वेगनर ने सोचा चलो और कुछ प्रूफ निकालते हैं। फिर उन्होंने और रिसर्च की। फिर क्या पता चला कि जो साउथ अमेरिका का जो हिस्सा है और अफ्रीका का ये वाला हिस्सा है इसमें सेम रॉक टाइप मिलती है, और सिर्फ सेम रॉक टाइप्स नहीं, उस रॉक का एज भी सेम ही है। तो ये डेफिनेटली प्रूव करता है कि अगर सेम रॉक टाइप भी सेम है, उसका एज भी सेम है, तो ये प्रूव कर रहा है कि बोथ आर डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ ईच अदर। फिर और एक एविडेंस आपका दिखा टिलाइट डिपोजिट्स। टिलाइट का मतलब आपका ग्लेशियर ही होता है। तो हमारे इंडिया का जो ग्लेशियर था वो आपका अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, हर एक के साथ मैच कर रहा था। तो इससे भी हमें पता चलता है, प्रूफ एक एविडेंस मिल जाता है। देन आपका आ गया प्लेसर डिपॉजिट। इससे क्या पता चलता है कि अफ्रीका के कोस्ट में एक घाना नाम के एक जगह पे जो गोल्ड मिलता है, वही गोल्ड आपको ब्राज़ील के प्लेटियो एरिया में मिलता है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ओब्वियसली एक टाइम पे वो एक ही जगह पे होंगे ना। फिर आपका आ गया लाइक जियोग्राफिकल सिमिलैरिटीज, वही रॉक वगैरह का वो सेम एज से होना, सेम टाइप का होना, कोल वेजिटेशन वगैरह देना, या आपका फॉसिल्स एक जगह का एनिमल का कोई फॉसिल्स दूसरी जगह के एनिमल की फॉसिल्स मतलब मिल रहा है, या फिर लाइक जो फॉसिल आपको ब्राज़ील में मिल रहा है वही फॉसिल आपको साउथ अफ्रीका में मिल रहा है। तो दीज आर सम एविडेंसेस जिससे हमें पता चला कि डेफिनेटली एक लैंडमास थी जो कि बाद में ड्रिफ्ट होके अलग अलग जगह पे रही है, जो कि प्रेजेंट सिचुएशन है। देखो हमने तो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुका है कि दो प्लेट्स का मूवमेंट ड्रिफ्टिंग कैसे होता है। ड्रिफ्टिंग कैसे होता है जब मैग्मा का मूवमेंट होता है आपके एस्टेनोस्फीयर में, तो वो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुका है। पर ये सेम क्वेश्चन जब अल्फ्रेड वेगनर से पूछा गया कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग, तो उन्होंने जो रीजन्स दिए, सबसे पहला रीजन दिए उन्होंने पोल फ्लीइंग फोर्स, है ना। पोल फ्लीइंग फोर्स में आपका आता है, उन्होंने बोला कि जो हमारा अर्थ का जो पोल की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके वजह से, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स जो लैंड मासेस हैं वो आपस में मतलब दूर दूर जा रहे हैं, जो कि दिस वॉज नॉट ए सेटिस्फैक्टरी आंसर, क्योंकि ये इतना भी स्ट्रांग नहीं होता कि आपका लैंड मास ही इतना दूर दूर हो जाएगा, है ना। तो वो लोगों को इतना सेटिस्फाई नहीं किया वो आंसर। उन्होंने और एक जो रीज़न दी वो थी टाइडल फोर्स ऑफ द मून एंड सन्स अट्रैक्शन, जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन ओशियन वाटर, उसकी वजह से ड्रिफ्टिंग हो रही है। बट दिस वाज आल्सो नॉट दैट मच सेटिस्फैक्टरी। तो जो दो रीजन उन्होंने दी थी, एक हो गया आपका पोल फ्लिंग और एक हो गया आपका टाइडल फोर्स, दो रीजन ही आपका ड्रॉबैक में साबित हो गया, है ना। तो आपको अगर थ्योरी लिखना है ना तो ड्रॉबैक में प्लीज़ आप ये दो वर्ड लिखना ही पड़ेगा, एक पोल फ्लिंग हो गया, एक टाइडल फोर्स हो गया, तो प्लीज़ मेंशन दिस, ओके।
और ये देखो 2013 में इसके ऊपर आपका क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन सपोर्ट। सेम ही चीज़ है, कॉन्टिनेंटल जो मैंने आपको समझाया वो आप लिख देना कि पेंजिया पेंथेलासा लॉरेसिया गोंडवाना के बारे में, उसके बाद ड्रिफ्टिंग कैसे हुआ, द एविडेंसेस व्हिच अल्फ्रेड वेगनर गेव, वो सब आप लिख देना। तो नेक्स्ट आपका जो थ्योरी आ रहा है वो एक कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है ना, जो आफ्टर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट 1930 में आया था। अर्थर होम्स नाम के एक जियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, जिन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहले आप हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज कन्वेक्शन, है ना। ओके, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कन्वेक्शनल का मीनिंग क्या होता है। देखो सपोज आप पानी गर्म कर रहे हो, मतलब किसी भी चीज़ को, पानी को गर्म कर रहे हो, तो उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो मॉलिक्यूल्स है, वो गर्म होने के बाद एक्सपांड हो जाता है और ऐसे राइज करने लगता है ना, अलग अलग हो जाता है, दूर दूर राइज करने लगता है। तो इसी चीज़ को हम कन्वेक्शन कहते हैं। बेसिकली ये छोटा ही थ्योरी है जिसमें हमको पता है ना कि हमारे अर्थ के अंदर लाइक रेडियो एक्टिव एलिमेंट वगैरह है, तो उससे हीट जनरेट होकर थर्मल डिफरेंसेस की वजह से आपका कन्वेक्शनल करंट्स आती है, और उसकी वजह से आपका मैग्मा का मूवमेंट होता है। तो काइंड ऑफ ये ना आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक टाइप का हेल्प, मदद करने की हिसाब से आ गया, क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बताया था, द ड्रिफ्टिंग बताया था, उनका रीजन उन्होंने सही से नहीं बताया था, गलत बताया था, बट this theory kind of help continental drift theory। नेक्स्ट आता है आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब यहाँ देखिए डायग्राम में साउथ अमेरिका का पार्ट एंड अफ्रीका का पार्ट, ये दोनों पार्ट लगे हुए हैं, है ना, ये दो पार्ट लगे हुए हैं। बट जब ड्रिफ्ट होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, तो क्या होता है कि वाटर आपका यहाँ फिल हो जाता है, वाटर यहाँ आ जाता है, सी फ्लोर स्प्रेड हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि सिर्फ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ही नहीं होता, इसी टाइम पे आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी होता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपका हेरी हीस नाम के एक व्यक्ति ने दिए थे 1960s में। अभी क्या होता है ना, सपोज ये हो गया आपका कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा, मतलब पूरा ऐसे है ना, तो क्या होता है ना, अंदर से मैग्मा का जब मूवमेंट होता है तो वोल्केनिक इरप्शन होता है। वोल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या होता है ना, इसमें आपका ड्रिफ्ट हो जाता है। तो एक हिस्सा इधर चला जाता है, डाइवर्ज हो जाता है, एक हिस्सा इधर चला जाता है, एक हिस्सा इधर चला जाता है। तो यहाँ पे जो मैग्मा का जो ऊपर आके जो सॉलिडिफाइड हो जाता है ना, ये वाला, तो ये होता है आपका सी फ्लोर, आपका बनाता है, सी फ्लोर बनाता है आपका यहाँ पे, है ना, सी फ्लोर बनाता है। और बाकी का जो पेंथेलास आपको याद होगा ना, वाटर बॉडी, तो वो वाटर बॉडी आके यहाँ फिल हो जाता है ना, वो वाटर बॉडी आके यहाँ फिल हो जाता है। तो हेरियस के हिसाब से उनका कहना ये था कि जब कॉन्टिनेंट का मूवमेंट हो रहा है ना, कॉन्टिनेंट वगैरह का मूवमेंट हो रहा है, तो उसी के साथ ना आपका सी फ्लोर भी आपका बन रहा है ना। इस डायग्राम पे आप ध्यान देना, जब आपका प्लेट मूवमेंट होता है एस्थेनोस्फीयर में बिकॉज ऑफ मैग्मा मूवमेंट, तो ये ड्रिफ्ट होता है ना, ये अलग ऐसे हो जाता है, क्रैक एक बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ क्या होता है ना, जो लावा निकलती है वो ऐसे ऊपर आती है, और वो क्या होती है, सॉलिडिफाइड हो जाती है, सॉलिडिफाइड होके यहाँ पे आपका एक ओशन फ्लोर का डेवलपमेंट हो जाता है ना। तो यहाँ जो क्रैक आती है ना, क्रैक, उसी को हम कहते हैं रिज, उसी को हम कहते हैं रिज। और इसे हम कहते हैं मिड ओशनिक रिज भी कहते हैं, है ना। जो ओशनिक क्रस्ट होता है ना, यहाँ का जो हिस्सा होता है, ये नया होता है, क्योंकि वो लावा निकल रहा है, नया रॉक बन रहा है, तो नया होगा ना, ये न्यू न्यू रॉक। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला एरिया है ना, ये वाला हिस्सा थोड़ा दूर, वो क्या होगा, वो दूर दूर जा रहा है ना, वो ओल्ड रॉक होता है, वो ओल्ड होता है ना। तो याद रखना, इसे आप कह सकते हो डाइवर्जेंट मूवमेंट, है ना, ये डाइवर्जेंट, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, डाइवर्जेंट हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, आपका मिड ओसेनिक रिज बन रहा है। तो अगर आपको कोई पूछे मिड ओसेनिक रिज कैसे बनता है, तो यू हैव टू से दैट इट इज बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंट, है ना, डाइवर्जेंट फोर्स की वजह से आपका न्यू रॉक बनता है, अर्थक्वेक होता है, ये सब इस चीज़ की वजह से होता है। और इसको हम ना कंस्ट्रक्टिव मार्जिन भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव मार्जिन क्यों, क्योंकि एक नया रीच का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सोचो, इस वजह से इसे कंस्ट्रक्टिव मार्जिन भी कहा जाता है। उसके बाद ना आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगी। जैसे कि एनसीईआरटी में है कि इट वाज रियलाइज्ड दैट ऑल अलोंग द मिड ओशियनिक रिज volcanic eruption are common and they bring huge amount of lava to the surface of this area, हमने पढ़ा।
The rocks equidistance on either sides of the crest of mid-oceanic ridge show remarkable similarity in terms of period of formation, chemical composition, and magnetic properties. Rocks closer to the mid-oceanic ridge are normal polarity and are the youngest. पढ़ा ना कि मिड ओशियनिक रीज के पास वाला जो होता है वो न्यू वाला रॉक होता है, यंगेस्ट होता है, एंड द एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीजेस एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रेस्ट, वो ओल्ड रॉक होता है जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के पास होता है, दूर रहता है इससे, वो और ओल्ड रहता है। तो वही चीज़ आपका एनसीईआरटी में है। अगर आप एक बार क्लास देखने के बाद नोट्स पढ़ लोगे, मेरा टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगा नोट्स, और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा आपको। अब आते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के पास। तो it was proposed by Mackenzie and Parker in 1967, outlined by Morgan in 1968. अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखें तो प्लेट्स दो टाइप के होते हैं, एक हो गया आपका ओशनिक प्लेट, दूसरा हो गया आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट, है ना। तो इसमें क्या बनता है, एक तो हो गया आपका ओशन का डाइवर्जेंट हो सकता है, या फिर कॉन्टिनेंट का डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट जो भी हो सकता है, या फिर ओशन और कॉन्टिनेंट का डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट हो सकता है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये हो गया आपका डाइवर्जेंट वाला पार्ट, जब दो प्लेट्स दूर जा रहे हैं, है ना, दो प्लेट्स जब दूर जा रहे हैं वो क्या हो रहा है, उसे कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और दो प्लेट जब ऐसे आपस में टकरा रहे हैं उसे कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। और दो प्लेट जब पैरेलली मतलब बिना किसी से टकराए ऐसे पैरेलली चले जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, है ना। आपको ना एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जब दो प्लेट्स ऐसे आपस में टकराते हैं, कन्वर्ज होते हैं, है ना, कन्वर्ज होते हैं, तब जो जो ना हेवी आपका होता है ना, हेवी प्लेट, वो ऐसे नीचे धस जाता है, ऐसे सबडक्ट हो जाता है ना, इसे कहते हैं सबडक्शन। और आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं कि ओशनिक प्लेट हमेशा हेवी रहता है ना। तो अगर ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट में कन्वर्जेंट हो जाए तो उसमें ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो जाएगी। और एक चीज़ आप देखिए, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को हम डिस्ट्रक्टिव मार्जिन भी कहते हैं, है ना। तो ये आप डायग्राम देखिए, ये क्या हो रहा है, जब ओशनिक क्रस्ट जो है ना, ओशनिक प्लेट जब ऐसे आपका सबडक्ट हो रहा है ना, और आप जब मतलब कन्वर्जेंट के कारण जब ओशनिक प्लेट आपका सबडक्ट हो गया, उससे क्या हो रहा है ना, आपका जो ऑलरेडी ये वाला हिस्सा था, ऑलरेडी ये वाला हिस्सा ऊपर था, और वो क्या हो गया, वो डिस्ट्रक्ट हो गया ना, वो नीचे धस गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, टेम्परेचर की वजह से वो पिघल गया, वो डिस्ट्रक्ट हो गया। इसी की वजह से कन्वर्जेंट प्लेट को हम डिस्ट्रक्टिव मार्जिन भी कहते हैं, है ना। अभी डाइवर्ज में क्या होता है, डाइवर्ज में हमने देखा था ना, दो प्लेट जब आप मतलब दूर जाते हैं तो क्या बनता है, वो मिड ओशनिक रिज बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, क्योंकि वो एक बन रहा है कुछ, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं, क्योंकि कुछ बन रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जो बना बनाए चीज वो तो जा रहा है ना, डिस्ट्रक्ट हो रहा है, इसलिए इसी को डिस्ट्रक्टिव मार्जिन भी कहा जाता है। ये इमेज आप देखिए, जब ओशनिक प्लेट नीचे सबडक्ट हो गया है ना, तो क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और उसके वजह से आपका वोल्केनो इरप्शन हुआ, वोल्केनो इरप्शन इधर हुआ, वोल्केनो ऊपर गया, है ना। तो ये कहाँ पे हुआ है, कॉन्टिनेंटल के किनारे, मतलब इस किनारे में आपका वोल्केनो का उद्गमन हुआ। अब हम देखते हैं ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस का, जब दो ओशनिक प्लेट आपस में टकराती है तब क्या होता है। अब देखो कि ये हो गया आपका एक ओशनिक प्लेट, ये हो गया और एक ओशनिक प्लेट, है ना। अब क्या होता है ना कि वहाँ क्या हो रहा था कि ओशनिक और कॉन्टिनेंटल में ओशनिक वारी था तो वो सबडक्ट हो रहा था। इधर क्या हो रहा है ना, दो ओशनिक है पर दोनों में से कोई एक तो होगा थोड़ा भारी, तो उस वजह से जो भारी रहता है वो सबडक्ट हो जाता है ना। तो जब लावा ऊपर आती है तो क्या होता है ना, ऊपर यहाँ पे आके कोल्ड हो जाता है, कोल्ड होने पे एक रॉक जैसा एक चट्टान ऐसे हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर और लावा आती है, और वो ठोस के ऊपर हो जाता है, ऊपर हो जाता है। उसके बाद एक पॉइंट आता है जब ये आपका ओशन है ना, ओशन का ये वाला पॉइंट इससे ऊपर आ जाता है, इससे ऊपर जब वो सॉलिड पार्ट आ जाती है तो हम उसको आइलैंड कह देते हैं, है ना। वो चीज़ दोनों जगह पे हुई थी, आपका जो ओशन कॉन्टिनेंट का जो हुआ था कन्वर्जेंट, वहां भी हुआ था, है ना, पर वहां क्या आपका राइज हुआ था, वहां आपका माउंटेन हो गया था। और वो सेम माउंटेन क्योंकि ये ओशन पे है तो इसे हम आइलैंड कहते हैं। अब हम आते हैं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंसी की तरफ, है ना।
एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉन्टिनेंट उतना हैवी नहीं रहता, तो जब वो कन्वर्ज होता है ना, जब वो कन्वर्ज होता है तो उतना सबडक्ट नहीं होता, थोड़ा सा मतलब ऐसे थोड़ा सबडक्ट होता है, उतना सबडक्ट नहीं होता, जिसके वजह से आपका क्या होता है, प्रेशर कम पड़ता है, और जिसके वजह से आपका ऐसे फोल्ड, मतलब फोल्ड माउंटेन्स वगैरह बनती है ना। सपोज आप इंडिया के पास देख लीजिए, हिमालय के पास देख लीजिए, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट दोनों, तब क्या हुआ, दोनों कॉन्टिनेंट का जब कन्वर्जन हुआ तब फोल्ड माउंटेन बनी, और वही हुआ आपका हिमालय। एक बात आप याद रखो कि फोल्ड माउंटेन जो होता है हमारा, फोल्ड माउंटेन, उसे बनने के लिए हमें क्या चाहिए, पहली बात तो हमें सेडिमेंट चाहिए, और सेडिमेंट हमें कहाँ से मिलेगी, डेफिनेटली एक कॉन्टिनेंट वाले पार्ट पे ही मिलेगी। तो हमेशा जो फोल्ड माउंटेन आपका बनता है ना, या तो वो आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जन में बनता है, या फिर वो आपका ओसेनिक कॉन्टिनेंटल में बनता है, तो एक प्लेट आपका कॉन्टिनेंट होना ही चाहिए। फिर आ गया आपका वोल्केनो। देखो, वोल्केनो होने के लिए आपको क्या चाहिए, लावा चाहिए, लावा के लिए क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, और प्रेशर के लिए क्या चाहिए आपका, डेफिनेटली आपका एक हैवी सबडक्ट होना चाहिए ना, तो वो कहाँ पे होगा, आपका ओशन वाले प्लेट में ही होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक प्लेट आपका ओशन होना चाहिए वोल्केनिक इरप्शन के लिए, और फोल्ड माउंटेन के लिए एक प्लेट आपका कॉन्टिनेंट होना ही चाहिए। और एक बात आपका आ गया अर्थक्वेक। देखो, तीनों केसेस में, तीनों ओशनिक कॉन्टिनेंट हो जाए, कॉन्टिनेंट ओशन जो भी हो जाए, तीनों केसेस में आपका हलचल तो हो ही रही है ना, तो तीनों केसेस में आपका अर्थक्वेक मिलता है। और एक आ गया आपका ट्रेंच। वही ट्रेंच बनता है जब आपका एक प्लेट उधर भी आपका ओशनिक होना चाहिए, तब ट्रेंच बनता है, और कन्वर्जेंट होना चाहिए, है ना। अभी डाइवर्जन में क्या होता है ना, आपका मिड ओशनिक रिज बनता है, ये 1 मार्क में आ सकता है। डाइवर्जन में आपका M1 मिड ओशनिक रिज बनता है, और जब कन्वर्जेंट होता है, ओशनिक प्लेट चाहिए होता है, तब आपका बनता है ट्रेंचेस। ये आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो, जिससे आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी कि जब कॉन्टिनेंट और ओशन का कन्वर्जेंट होता है, तो वोल्केनो होता है, अर्थक्वेक भी होता है, उसके बाद फोल्ड माउंटेन्स होता है, ट्रेंच होता है। तो ये वाला चीज़ ना आप मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उस पर जाके आप अच्छे से देख लेना, है ना। ये बहुत ईजी हो जाएगी आपको समझने में, मैंने अभी आपको समझा दिया, एक बार आप टेबल देख लेना और खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अभी हम आते हैं डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री की तरफ, है ना। प्लेट्स मूव अवे, क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है ना, दो प्लेट ऐसे, दो कॉन्टिनेंट, मतलब दो प्लेट ऐसे डाइवर्ज हो गया, तो डाइवर्ज होने के बाद क्या हो गया आपका, ये मिड ओशनिक रिज, ये बन गया आपका मिड ओशनिक रिज बन गया। यहाँ पे आपका रिफ्ट वैली बनता है, रिफ्ट वैली, है ना, रिफ्ट वैली बनता है। यहाँ पे आपका ब्लॉक माउंटेन भी बनता है, अब मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपका देखो ब्लॉक माउंटेन्स वगैरह ये भी बन रहा है ऐसे ब्लॉक ब्लॉक में। उसके बाद आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाता है, फ्लोर बन जाता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मिड ओशनिक रिज बन जाता है, और एक नया क्रस्ट का ये होता है। फिर इसे हम कंस्ट्रक्टिव मार्जिन भी कहते हैं, क्योंकि एक नया क्रस्ट इसमें आ रहा है ना। अब देखो आप ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री को, ये क्या होता है ना, प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर हॉरिजॉन्टली। डायग्राम देखो, ये ऐसे कॉन्वर्ज या फिर डाइवर्ज नहीं हो रहे, ये स्लाइड करके जा रहे हैं एक दूसरे से, है ना, स्लाइड पास्ट ईच अदर हॉरिजॉन्टली। नो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, ना ही कुछ क्रिएट हो रहा है जैसे डाइवर्जेंट में हो रहा था, ना ही कोई डिस्ट्रक्ट हो रहा है जैसे हमारा कन्वर्जेंट में डिस्ट्रक्ट हो रहा था। ये क्या हो रहा है, ये इसीलिए हम इसे कहते हैं कंजर्वेटिव मार्जिन, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पर एक चीज़ हम यहाँ दिखा देती हूँ मैं, एक पॉइंट आप देखो, इसमें ना फॉल्ट क्रिएट होती है, फॉल्ट्स, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स यूजुअली परपेंडिकुलर टू मिड ओशनिक रीजेस। हम ये ना डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखो, ये आपका हो गया मिड ओशनिक रीज, है ना, यहाँ हो गया आपका मिड ओशनिक रीज, और यहाँ है आपका और एक मिड ओशनिक रीज। यहाँ क्या हो रहा है, एक प्लेट आपका इधर साइड जा रहा है, और यहाँ आपका एक प्लेट इधर साइड जा रहा है, ये क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है ना, एक प्लेट इधर साइड जा रहा है, इधर साइड जा रहा है, स्लाइड हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है ना आपका, ये दोनों में आप देखो, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो वही चीज जो मैंने आपको डायग्राम में समझाई, इधर लिखा है कि यूजुअली दे आर परपेंडिकुलर टू मिड ओशनिक रिज। देखिए ना कि ये आपका MR हो गया, ये एक MR हो गया, इधर एक जा रहा है, इधर एक जा रहा है, तो उस हिसाब से आपका हो गया
परपेंडिकुलर, है ना। एग्जाम्पल सेंट एंड्रयूस फॉल्ट हो गया आपका वेस्टर्न यूएसए में। अपना एक बार ये मेंस वाले क्वेश्चन भी देख लो कि 2014 में एक क्वेश्चन आया था आपका, और आपका 2014 में 2 क्वेश्चन आए थे, और 20 में और एक क्वेश्चन आया था। तो इस क्लास के बाद ना आप एक बार नोट्स पढ़ लेना, टेलीग्राम में अवेलेबल है, और ऊपर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएगी। एक बार नोट्स पढ़ लेना, उसके बाद एनसीईआरटी भी पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी, है ना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।